नमस्ते साथियों। तो अपना चैप्टर चल रहा था मुगल सल्तनत को लेकर के। ना पिछली क्लास में हमने जाना था कि किस तरह था औरंगजेब ने कट्टरता खिंडा के ने भारत के अंदर अलग अलग धर्म के अंदर फूट डाल दी थी और भारत में कितने कत्लेआम मचाए थे और भारत का जो भी भाईचारा था उसने खत्म करने का जो काम करा था औरंगजेब ने कराया था। क्योंकि इस पहले आन पहले जो भी इनके बाप दादे रहे, शाहजहां, जहांगीर, अकबर जितने भी रहे हैं, उन्होंने धर्म के मामले में इतने अत्याचार नहीं करे हैं जितने कि औरंगजेब ने करे थे। यही बात पे जानेंगे कि औरंगजेब का बाद मुगल सल्तनत का विनाश होने का या पतन होने का कारण क्या था और किस तरह से जो भारत के ऊपर पूरे भारत का 95% भारत के ऊपर कब्जा हो गया था मुगल सल्तनत का, और किस तरह से या इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी जो सल्तनत थी किस तरह से खत्म होने जाने लग गई थी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इनकी खुद की ही बेवकूफ़ी थी, या यूं कहीं ज़्यादातर औरंगजेब की थी। क्योंकि औरंगजेब ने सिर्फ और सिर्फ गद्दी का लालच था। इसने 1% भी ये नहीं सोचा कि भाई अगर मैं चला जाऊंगा मेरा बाद आगे वारिस कौन बनेगा, और मैं उसने कुछ युद्ध नीति सिखाऊं या कुछ आगे की वंश न चलाने खातिर प्रेरित करूं। इसको इतना प्रेम था इसने तो गद्दी था, बस आपके भैया ने मार गया, आपके पिताजी कैद में डाल दिया, आपके बड़का तक इसने रद्दी पर भी काम कौन सिखाया कि भाई मेरा बात हम संभाल लियो। हालांकि मैं भी छोटे मोटे कार्य करते रहा करते, लेकिन वो अपने बलबूते पर इसने खुद की तरफ से उन लोगों को कुछ नहीं सिखाने की कोशिश करी थी। औरंगजेब का मरने के बाद 16 इसका अगर शासनकाल देखा इन सब का पे आए हैं और भी आए हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि जितने भी इनके बादशाह आए हैं, इनके वंश आए हैं भारत के ऊपर, वो सिर्फ नाम मात्र हैं कि तू चल भाई मैं आया तेरे पीछे पीछे, बस ये नु गए वो गया, उसके बाद अगला आ गया, उसके बाद वो निपट गया, फिर अगला आ गया, बस कंटिन्यूटी चली रही इनकी। काम करा कर दे बस नाम मात्र, या सिर्फ यूं के नाम के मुगल रह गए थे। लेकिन एक ऐसा बंदा आई पे नाम पढ़ाएंगे उसका, नादिर शाह होगा, जो कि भारत का इतिहास ना एक अलग ही मोड़ दे देगा। उसका बारे में भी जानेंगे। पहले पढ़ेंगे ये छोटे मोटे जो इसके राजा है औरंगजेब का बाद। औरंगजेब का अपन देखा शासनकाल 1658 से 1707 तक चला था, जब इसने खुद का पिताजी कैद में गिर दिया था और राज करना शुरू कर दिया। 1707 में अपन देखा साउथ में चले गए थे शिवाजी महाराज के साथ में लड़न खातर। ओड़े फिर बीमार होकर ना वहीं इसकी समाधि वहीं पे खत्म हो गया, साउथ में ही, वापस तो आया नहीं नॉर्थ इंडिया में। इसका बाद आ गया बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल चला, ना मतलब थोड़ा सा शासनकाल। उसका बाद आएगा जहादर शाह का भी 1712 से 1713 बिल्कुल 1 साल का शासन या कुछ महीनों का ही रहा था। उसका बाद ये इनका जान का कारण भी नालायक थे, इनमें कोई तमीज नहीं थी, वैसे विरासत में थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने लग रही थी जिसका ये आगे के आगे नाम चलाने लग रहे थे। फर्रुखशियर आया फिर 1713 से 1719 लग ठीक ठाक चला, बस नाम मात्र ही। रफी उद दरजाद यो आया, इसका 1719 था, 19 में फर्रुखशियर हटा था, 19 में यो बन गया था। फिर इसके बाद रफी उद दौला आएगा, 19 तक यो रहा, बस कुछ ही महीने का, कुछ ही मतलब नाम मात्र इनके शासन रहे थे। फिर आ गया सबसे बदतमीज नाम का, जिसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भारत का इतिहास में अलग मोड़ देने खातिर, मोहम्मद शाह रंगीला। इतने बड़े बादशाह होने के बाद भी आप इन बदतमीज अगर कहना पड़ रहा है तो शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि इन लोगों ने जो इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत थी उसका विनाश करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला खातर बताया गया है कि वो इतना बेशर्म इंसान था कि दरबार के अंदर भी बगैर वस्त्रों के आ जा करता, और जो इसके मंत्री बैठा कर दे, वजीर बैठा कर दे, उनकी भी कहा करता हम भी वस्त्र निकालो, अगर मैं तुम्हारा बादशाह अगर बगैर वस्त्र खड़े हूं तो तुम्हारा वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, तुम भी बगैर वस्त्र खड़े हो। उनको भी नहीं वस्त्र कर दिया करता, वो ऐसा बादशाह था भारत का। और सिर्फ या क्या करता, महिलाओं के कपड़े पहन लिया करता, झुमके पहन लिया, महिलाओं के साथ ज्यादा तो ज्यादा टाइम स्पेंड कराया करता। ये इंसान सिर्फ हवसी टाइप का था, इसके अंदर 1% भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि ये भारत का बादशाह बन सके। सिर्फ और सिर्फ इसने विरासत में ये चीजें मिल गई थी जो कि इसके बाप दादा ने इतनी मेहनत के साथ कमाई थी, जो कि यहाँ पे अपनी पिछली 3-4 क्लास तक पढ़ते आने लग रहे हैं। इसने मेहनत का कुछ बेरा नहीं था, क्योंकि इस भाई ने सारी की सारी चीज विरासत में मिली थी, इसलिए ये सारे नू थे असल तो नशेड़ी से सब कुछ। कुछ मर्दे भी रहे थे, कुछ वैसे ही आपके घरेलू रोड़े दबजा में राज सिंहासन लूटने का चक्कर में एक दूसरा कत्ल कर दे, कोई बीमारी के कारण मरदा रह, कोई नालायक था इस वजह से नहीं चलना पाया। इस तरह करते करते यो बिल्कुल खत्म होने आने लगा था इनका वंश। और इस वंश ने बिल्कुल पूरी तरह से भारत के अंदर यो साबित करने खातिर कि भाई मुगल पूरी तरह से अब खत्म हो चुके हैं। यो नाम या यो
कुहाना खातर भारत में एक ऐसे बंदे की भी एंट्री होगी, नादिर शाह की, जो भारत के अंदर या दिल्ली के अंदर यूं कहें, हाँ दिल्ली है, मुगलों के अंदर इतना कत्लेआम मचा होगा नहीं, खुद ये नु सोचेंगे कि भाई बस ये हमारे बस की है को ना आगे या रीत संभालने की, कि हम मुगल वंश ने आगे बढ़ा सका। इनती एक बार साफ कर दें और फिर आगे पढ़ाएंगे नादिर शाह के बारे में। सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ लिया। मोहम्मद शाह रंगीला अपना जब समझ में आओगा जब आप एक बार नादिर शाह की तरफ नजर डाल लेंगे कि नादिर शाह कौन था और के कारण खातर भारत में आया था। नादिर शाह नादिर शाह ईरान का कोई एक छोटा मोटा राजा था, छोटा मोटा तो नहीं था, आपका टाइम पे वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन मुगलों के मुकाबले बहुत छोटा था यो सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने खातिर भारत में आया था। इनका काम था सिर्फ देश को लूटना, यहाँ से अथार्थ संपत्ति लेके जाना, संपत्ति ना पैसा लेके जाना और अपना देश में जाके शासन करना, सिर्फ और सिर्फ इसका यो मकसद था। इसने मुगला तक कोई भी पर्सनल बहस नहीं थी। बाबर की तरह किसी ने इनवाइट नहीं कराया था कि तू भारत में आ और भारत में आके ना कत्लेआम मचा। इसका कोई पर्पज नहीं था, सिर्फ इसका एक पर्पज था भारत तक पैसा लूट के ले जाना बस। जब ये आपकी आर्थिक स्थिति सुधारना खातर भारत पर इसकी निगाहें पड़ी कि देखा सुन रखा था, राजे लोग थे ये भी, इनके पास खबरें पहुंचा कर दी कि भाई भारत हिंदुस्तान नाम की कोई ऐसी जगह है, ऐसा देश है जिसके अंदर सोना बाजारों में तोला जाता है, और या फसलें हर महीने में, हर 6 महीने में अलग फसल हो जावा है, बाजार के अंदर इतना उत्पादन हुआ है, इनकम के स्रोत बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। ईरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, इनकी जनता खुद भूखी मर दी, हंडा कर दी, राजा किस पर टैक्स लेगा, इतना जलील काम था इनका। इसकी नजर भारत पर पड़ी और यो आ गया भारत पर हमला करने खातर। ईरान तो चलता चलता आने लग रहा था, अफगानिस्तान पाकिस्तान पार करदा और मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम था जब वो भारत की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह रंगीला नशे में धुत अपने नृत्य वगैरह देखे जाता और सारा दिन मौज मस्ती में चोर था, महिलाओं के वस्त्र पहन के न महल के अंदर घूमता रहा करता, सिर्फ ये छिछोरेपंती थी उसकी। मोहम्मद शाह रंगीला के पास में उसके गुप्तचर थे, वे बताया कर दे हर बार के महाराज नादिर शाह आना लग रहा है भारत की तरफ और सिर्फ दिल्ली के पास आना लग रहा हो, उसका कुछ समाधान करो। मोहम्मद शाह रंगीला ने पूछा कड़ा सिखा लिया, सैनिका ने बताया कि महाराज बस पहुंच गया पाकिस्तान, मतलब जब तो भारत अपना एक ही था, पाकिस्तान भारत सब कुछ एक था। बता दिया कि पंजाब तक पहुंच लिया है, कि भाई पंजाब से दूर है, नजदीक लगना है पंजाब का। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जवाब दिया कि कोई बात ना, दिल्ली अभी दूर है, और यह बात करके ने टाल दिया, कोई खास फोकस उस पर कराया कौन। इनके गुप्तचर थे ना, अगर आप सोचोगे कि उस समय के कोई सोशल मीडिया की चीज थी तो आप एक मैसेज करेंगे पूरी जगह पर घूम जाओगा कि भाई हाँ फलानी जगह पर यूं लग रहा है, नादिर शाह का मोहम्मद शाह सबका पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनका टाइम पर गुप्तचर हुआ कर दे, सोशल मीडिया तभी घना खतरनाक तरीका से काम कराया कर दे, क्योंकि आज आप झूठा मैसेज छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका टाइम ऐसा था, अगर कोई सैनिक झूठी खबर पहुंचा देगा ना तो उसकी सीधी गर्दनें काट दी जाओगी, इसलिए कोई भी सैनिक झूठी खबर नहीं लेके आ करता। नादिर शाह के पास इसके गुप्तचर थे, तो इसके पास में वे हर एक ऑथेंटिक चीज लेके आ करते कि मुगलों का जितना वंश चलने लग रहा है उसमें किसका राज है, कितना ताकतवर है, कि कुछ छिछोरापंथी वो महल के अंदर करे है, कितना टैक्स ले हुए हैं, पूरी नॉलेज इसने नादिर शाह ने थी उस चीज की। और मोहम्मद शाह रंगीला के गुप्तचर थे, वे भी अपने भूमिका बिल्कुल उसे अदात निभाने लग रहे थे कि सर उड़त का लिया जी, बोड़ा आ गया है, हमला कर, हर एक छोटी छोटी अपडेट मोहम्मद शाह रंगीला ने मिलती रहा कर दी। मोहम्मद शाह रंगीला को फिर आके सैनिक ने बताया कि सर पंजाब पार कर लिया है जी, अब दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने लग रहा है मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला बोला फिर क्या बात होगी, पंजाब भी आया होगा, दिल्ली अभी दूर है, बेचिंतरोता में, और अपना नशे पते करदार एज मौज मस्ती में बिल्कुल चूर रंदा। हरियाणा का करनाल का अंदर यो इनकी मुलाकात होगी तो रंगीला के पास में फिर 2-3 सैनिक गए और बताया कि महाराज ईब तो वो बिल्कुल हरियाणा में घुस गया है, ईब कोई समाधान करो आप।
तो रंगीला बोला बोला कोई दिक्कत को ना, दिल्ली तो अभी दूर है। उनकी बात पर उसने 1% भी गौर को नहीं कराया। फिर किसी सैनिक ने थोड़ी मोटी बुद्धि लगाई और जाकर बोला, मतलब टाइम निकलता रहा करता, यूं तो है कौन कि आज फिर कह दिया, ही फिर कह दिया। ये दोपहर ने मिल गया, दोपहर ने संदेशा पहुंचा दिया, अगली दोपहर ने फिर पहुंचा दिया, नू कर करके सेना जाकर संदेशे पहुंचाते रहा कर दे। फिर एक सैनिक ने जवाब दिया, उन्होंने बता दिया कि महाराज ईब तो दिल्ली में घुस गया, दिल्ली की सीमा पर बैठा है नादिर शाह। तब मोहम्मद शाह रंगीला ने तलवार उठाई और बोला चलो फिर आक्रमण करांगे। और उस टाइम नादिर मोहम्मद शाह रंगीला नशे में इतना हो रहा था चूर के, उसने तलवार उठाई और दोबारा ही गद्दी पर गदर देशी पड़ गया आपका बेड पे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके ना आपकी सेना ना कुछ मोटिवेट कर सके, कोई आपकी मंत्री आदेश दे सके कि भाई आप किस तरह से युद्ध की तैयारियां करांगे। नादिर शाह बिल्कुल छाती पे के बैठ गया है। नादिर मोहम्मद शाह रंगीला दारू पी के नशा में हो रहा था टल्ली। इब उसके बगैर निर्णय लेगा कौन, जब तक उसकी दारू दूर उतरेगी इतना तो भाई नादिर शाह और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नादिर शाह भी भाई मेहरबानी, इसकी मेहरबानी तो के कमा खा के इसकी, इन्हें करनाल में जाइए, करनाल कैंप लगाया, आप के रोड डेरा लगा लिया और बैठ गया। करनाल यानी कि बिल्कुल दिल्ली की सीमा पर बैठ गया। उस टाइम में तो इतनी वो नहीं थी। करनाल आके इसने डेरा डाल लिया, हरियाणा करनाल, और उरा के ने वेट करने लग गया कि भाई मोहम्मद शाह का कोई संदेश आएगा, फिर उसके बाद आप अपना अगला कदम बढ़ावांगे। मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, आपका एक सेनापति भेजा, सेनापति का या इसका कोई खास बंदा था भेजा जिसका नाम था खान ए दोरा। खान ए दोरा को भेजा और कहा कि तू जा और लड़। इसके साथ में कुछ सेना की टुकड़ी भेज दी छोटी मोटी, जा भाई नादिर शाह ने धूल चटा दे। नादिर शाह के पास उस समय पे या फरवरी 1739 की बात है, जब नादिर शाह करनाल आके बैठ गया था। और खान ए दोरा नादिर शाह का मुकाबला करने खातिर करनाल पहुंचा दिया। किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने एक सेना की टुकड़ी भेज दी कि तू जा भाई, और पूरी सेना का नेतृत्व इसका हाथ में सौंप का वादा कर दिया कि टेंशन ना लेवे, अगर तू जीत क्या होगा तो तेने मीर बख्शी बना दूंगा मैं, कि भाई पूरी सेना तेरे अंडर में रहोगी, कोई दिक्कत ना, तू पूरा तन मन धन लड़िए मेरे खातिर। ये युद्ध का मैदान में था और इतना दिल तक लड़ा बेचारा, पूरी मेहनत का साथ लड़ा, लेकिन इसकी नादिर शाह की सेना का आगे एक भी कौन चली और यो इस युद्ध में मारा गया। खान ए दोरा की होगी मृत्यु। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने एक और सेना की टुकड़ी भेजी नादिर शाह से लड़न खातिर, और उस सेना में फिर इसने एक छोटी सी गलती कर दी। इसने आपकी सेना में भेजा शहादत खान को। शहादत खान कौन था? शहादत खान था इसका वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री का कोई काम नहीं होता कि वो आके न तलवार उठावे और युद्ध करे, रोड़े रबदे करे। इसका काम सिर्फ पैसा की ही देख रेख करना था। शहादत खान आ गया। शहादत खान था वित्त मंत्री, और बड़ा भुंडा मुंह लेके आया था क्योंकि इसने लड़न का ही कौन बेरा तो के मतलब इसका काम में कौन सा लड़न का। लेकिन आ गया, आदेश दे दिया भाई, वो दारू में चूरता कह दे तू जा रहा शहादत, तू लड़ क्या भाई, तू देख। उसने नादिर शाह दौरा गया। नादिर शाह ने क्या करा भाई, आंधे साथ यो भी बंदी बना के घेर लिया कैंप में। चल भाई यो फालतू ज्यादा लड़ा को नहीं, यो तो लड़ा था बिचार जा मारे गए। यो जाके ने पूछा ताची कर ला गया, थोड़ी देर उद्दा कुद्दी कर दी, एक दो सैनिक निन्ना मिन्ना हुई थे, इतनी देर में पकड़ के इसके हाथ पर बांध के न और घेर लिया कैंप में नादिर शाह ने। और इनकी सोचा भाई हमने दिल्ली पर विजय पहली, मतलब जो मुगल थे वे हरा दिया, अब खुश रहा, नाचा कुद्दी करी, पार्टी पुर्टी चिकन वगैरह फुल करे नादिर शाह ने। फिर शहादत ने दिमाग लगाया कि कहा कि पहले भाई अगर तेरा नाच गाना हो गया हो तो मैंने खोल दे, ताकि मैं हमारा बादशाह ने बता दूं कि हम हार गए हैं। नादिर शाह ने दिमाग में बात वाले बातें फतेह की है भाई तेरी, तू जागो जदे मन अगला कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। नादिर शाह ने यो खोल दिया और जाके ने इसने मोहम्मद शाह रंगीला तक बात बताई सारी कि बिला जी आप युद्ध में हार चुके हैं और खान ए दोरा की भी मौत होगी, और मैं भी बुरी तरह ताल दिया, बैंद के ना घेर रखा था एक कुण में, बड़ी मुश्किल से छुटवा के ना आया हूँ। शहादत खान ने जाके ने मोहम्मद शाह रंगीला तक बता दी। मोहम्मद शाह रंगीला का दौरा अपडेट पहुंची कि जी अपना दौरा या पहुंची अपडेट पहले तो कि नादिर शाह बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर योद्धा है, इसका पास में जो सेना है वो बहुत ही खूंखार टाइप की है जी, पूरी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं हर चीज की, और अपने पास में जितनी सेना आलसी हो रही है, कई साल तो युद्ध को देखी हिंदी तो
औरंगजेब का बात तो सारी सेना रेस रास मारनी छोड़ गई थी, कुछ करे कौन था भाई, अपने तनख्वाह मिलने लग रही थी, काम कर लगे थे चुटपुटा में। इनके टाइम पर जितने भी थे नहीं, फर्रुखसियर गया है, यू गया है, बहादुर शाह प्रथम गया है, जितने भी गए हैं इनका टाइम पर अगर किसी के लिए छोटा मोटा झगड़ा हो जाकर संधि करके ना निपटे दिया कर दी। इनकी कदे भी युद्ध करने की सोचिए कौन, क्योंकि खुद डरपोक थे, इसलिए इनकी सेना कमजोर हो गई थी। और औरंगजेब का कट्टर आदमी था, अगर किसी के लिए युद्ध हो जाता तो संधि कराया कौन कर दे, वो तो उनको लड़ांगे, चलो भाई ये लड़ा कौन कर दे, इसलिए कमजोर हो गए। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि भाई किस तरह पेंडा छुटेगा, कोई काम तरीका बताओ। तो इसके जो वजीर थे, जो अमीर थे, उन्होंने कहा मोहम्मद शाह रंगीला को, सर कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम युद्ध करें या उसके साथ संधि करें। इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी जी, अगर आप युद्ध कराएंगे, युद्ध में जीत गए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर युद्ध में हार गए तो फिर देख लियो कि पूरी की पूरी सल्तनत अपना हाथ चली जाएगी, और राजपाट ठाट बाट सबका सुख नादिर शाह की गोदी में जोड़ी में गल जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला डरपोक तो है ही, लड़ तो सकता ही नहीं, कमजोर है। तो इसने कहा संधि करते हैं, संधि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। इन्हें संधि करने खातिर भेज दिया, एक बंदा खुद का निजाम उल मुल्क को भेजा। निजाम उल मुल्क, और कहा इसको कि भाई तू जा संधि कर और बातचीत का बेरा पाड़ के कुकर मानना का। नादिर शाह वापिस का जान का के लेगा। नादिर शाह का पास निजाम उल मुल्क आया और उसने बातचीत करी, बिला सर बताओ क्या दिक्कत है जी, वापिस जाने का के ले हमारे राजा ने संदेश दिया है, आपकी क्या डिमांड है, पूरे करना तैयार है। नादिर शाह बोला भाई अपनी तो छोटी सी डिमांड है, 50 लाख रुपये मैंने दे दो भाई, मेरी सेना इतनी दूर ताई है, चाह पानी पिया, समोसे बर्गर चाइनीज खाई है, जो खर्चा लग गया मैंने खर्चा दे दो और मैं चल लिया। अपन तर तक कोई भी पर्सनल बहस नहीं करनी, ना अपना तर के लिए कोई लेने देने भाई, ना कोई बाप दादा की लड़ाई झगड़ा, मैंने मेरी रकम दे और मैं चल लूँ। इसने 50 लाख रुपए की मांग कर दी नादिर शाह ने। निजाम बोला भाई कोई दिक्कत ना, कर देंगे, क्योंकि समुद्र में तो अगर एक बाल्टी पानी की निकाल ले तो समुद्र कोई फर्क नहीं पड़ा करता। निजाम ने जाके ना मोहम्मद शाह को बता दीजिए 50 लाख मांगे। मोहम्मद शाह बोला डन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतने बेरा यार बादशाह पूरा भारत का 50 लाख रकम देने खातिर जो कॉमन बात थी, मान गया। इनके बीच में संधि होगी, आड़ तक बात जमा बिल्कुल ठीक थी, शांति पड़ गई थी। नादिर शाह ने इनवाइट कर दिया खाना पर मोहम्मद शाह को, बोले ठीक है भाई कोई नहीं, शाम को खाना पर लेके आओ, फिर तारा बादशाह ने बातचीत कराएंगे, संधि होगी, पैसे दे देगा, मैं चला जाऊंगा, अपनी कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को खाना पर बुला लिया और इनका बीच में बातचीत हुई, गपशप हुई। और उसी दौरान बताया जाता है कि शहादत खान ने गद्दारी कर दी और नादिर शाह को दे दिया अपनी दिल्ली या अपने भारत का भेद, अपने मुगल सल्तनत या अपने बादशाह का भेद दे दिया। नादिर शाह शहादत, इनके बीच में खटपट चलिया कर दी, राजपाट न लेकिन है या भाई आपकी काम धंधा न लेकिन है। और एक गद्दार व्यक्ति की गद्दारी भारत के ऊपर कितनी भारी पड़ेगी आप देखिए, इस कहानी तो जानेंगे। शहादत खान ने की बात करी नादिर शाह से, सीधा डायरेक्ट नादिर शाह से बात करी और बोला यार सर आप 50 लाख में मान गए। नादिर शाह बोला क्यों, मैंने डिमांड 50 की करी थी तो 50 में मिलने लग रहे हैं। शहादत खान बोला कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो 2 करोड़ तो मैं अपने दे दूंगा। नादिर शाह की आंख खुल गई कि 2 करोड़, यार मैं ईरान तो चाल के आ गया, इतनी दूर तक दिल्ली पैरे पैरे मेरे सेना ने लेके न, गर्मी जाडा में मैंने कुछ नहीं देखा, जब मैंने 50 लाख मिलने लग रहे हैं और ईब तो मैंने करनाल तक ही दिल्ली तक जाना है, यानी कि करीब करीब 135-140 किलोमीटर समथिंग इतनी ही दूर जाना, और इसके मैंने मिलने लग रहे 2 करोड़। तो ये ऑफर तो नादिर शाह कभी भी कौन छोड़ा है। नादिर शाह ने कहा भाई ठीक है, अगर यह बात है तो भाई देखा देंगे। फिर नादिर शाह ने बुलाया था मोहम्मद शाह खाना पे, इसके भी हाथ पर जोड़ के ना घेर दिया, कैंप में कर लिया कैद भाई। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैद कर लिया और फिर बोला भाई चल दिल्ली चलेंगे। आगा आगा कर लिया नादिर शाह ने मोहम्मद शाह, और पीछे पीछे आप आना लग रहा साथ में आपकी सेना ने लेकिन, और कहा कि धमकाया मारा पिटा, मतलब इसको पूरी तरह तक कमजोर कर दिया था मोहम्मद शाह को, और कहा कि मैं आ गया हूं दिल्ली के अंदर और मेरे स्वागत की तैयारी कर। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह की स्वागत की तैयारियां करी, रेड कारपेट बिछाए गए, और जो कारपेट थे बहुत कीमती और महंगे थे कि उनके ऊपर सोने की तारीश की गई थी, सोने की लड़ियां लगी हुई थी, इतने खूबसूरत और इतने महंगे कारपेट बिछाए गए थे नादिर शाह का स्वागत में, कि जो कोई बादशाह आ गया हो, कोई भाई मारा इनका रिश्तेदार आ गया, इतनी स्वागत करें। मोहम्मद शाह रंगीला महिलाओं का जो रहने का स्थान था उसमें जाकर इसने रात बिताई थी, कुछ 2 रात तो लगभग वहीं पे रहा था। नादिर शाह तो डरदा
नादिर शाह ने क्या करा, फिर दिल्ली के अंदर अपना डेरा डाल लिया और बैठ गया आके शांति तक, क्योंकि पूरी दिल्ली जब इसकी मुट्ठी में हो गई थी, वह जनता के बीच में खौफ फैल गया इस बात का कि नादिर शाह आ गया भाई, नादिर शाह आ गया। नादिर शाह का नाम सुन के सारी सेना डर गई, सारी जनता डर गई थी, क्योंकि उसने बादशाह था जो इनका रंगीला योग कैद कर लिया था। फिर जनता के बीच में पता नहीं किस तरह तक कौन सी के झूठी मुठी अफवाह फैला दी किसी ने कि मोहम्मद शाह रंगीला की जो पर्सनल बॉडीगार्ड थी महिलाएं, क्योंकि वो अपने साथ में महिलाएं न रखा करता, इन महिलाओं ने नादिर शाह का कत्ल कर दिया। यह बात सुन के जनता का मन में थोड़ी खुशी होगी और हौसला हो गया, और जनता नादिर शाह की सेना ने पीट पीट के भगाने लगी। एक रात के अंदर समथिंग 3000 नादिर शाह की सैनिकों को मार दिया। किसने? आम जनता ने। आम जनता ने 3000 सैनिकों को मार दिया। नादिर शाह के पास इस बात की खबर जाने लग रही थी कि सर अपने साथ में जनता बड़ा बदतमीजी से सलूक करने लग रही है, आप उनती रोको नहीं, हम उनती मार देंगे। नादिर शाह ने सोचा कि भाई झूठी मुठी अफवाह जितनी भी है या मेरा ही किसी सैनिक ने फैलाई पाग, ये कादा होया करे है, उन्होंने सोचा भाई इस जनता ने फिर परेशान करेंगे, लूटपाट मचावांगे, इसलिए उसने मेरे द्वारा झूठी खबर फैलाई होगी। नादिर शाह ने शक मिटाने खातिर आपका कोई पर्सनल व्यक्ति बाहर भेजा कि तू जा जांच पड़ताल कर, बाजार में जा, मार्केट घूम, शहर में जा, देख क्यों लग रहा है। तो कुछ घंटे का वेट करने के बाद नादिर शाह ने देखा कि वो इसका बंदा वापिस को नहीं आया, वो भी उसे अफड़ा तफड़ी में मारा गया। नादिर शाह ने इस बात का बड़ा गुस्सा होया और उसने वह रात बहुत औखी काटी। जब सुबह नादिर शाह जब उठा, इसने सीधा फिर आपका ऑर्डर जारी कर दिया और आपकी सैनिकों को इसने आदेश दे दिया जो मैं कड़े शब्दा में कि तैयार हो लो, ईब जो यो वक्त है शांति का नहीं बल्कि लड़न का है। मार्च 1739 सुबह 9 बजे का टाइम था जब नादिर शाह चांदनी चौक के सामने खड़ा होकर ने अपनी तलवार निकाली, बिल्कुल युद्ध की पोशाक पहन के ने युद्ध की तैयारी करके आया था, अपने नकाब मुकुट चैन पून सब कुछ पहन के ने युद्ध के अंदर आ गया था। वो तलवार तो भाले लेकिन घोड़ा भी सजवा के ना पूछे, उसके बॉडीगार्ड खड़े थे, Z+ की सिक्योरिटी जो राजा का दौरा कर दी वह थी, और अपनी तलवार निकाल के ना ऐसे चमकाई और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जब तक मेरी तलवार मयान से बाहर रहेगी तब तक दिल्ली के अंदर कत्लेआम नहीं रुकना चाहिए। कोई भी नादिर शाह की सेना ना कोई धर्म देखा, ना कोई मजहब देखी, ना कोई जेंडर देखा, बालक बच्चे बूढ़े लड़कियां महिलाएं हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन जो भी फंसा सिर्फ मार दिया। इनका काम था सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम करना। सुबह 9 बजे ये युद्ध चल रहा था, युद्ध नहीं कह सकते इसने, सवेरे 9 बजे यो कत्लेआम चला था दिल्ली के अंदर। उसकी नादिर शाह की सेना ने इतना जुल्म उठाया था कि महिलाओं के साथ गलत काम किया, महिलाओं को उन्होंने कैद भी कर लिया, गुलाम बना के अपने साथ ले गए थे, नाड़ काट दी, लोगों की पैर काट दिए, तड़फा दिए। दिल्ली की गलियां में बिल्कुल खून ही खून था। अगर एक पल के लिए आप आंख मीच करके इस मंजर ने दोहराने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि कितना जुल्म होयागा उस अनजान या उस बेकसूर जनता के ऊपर, इस खूंखार आदमी का, नादिर शाह का। उसने इतना जुल्म कराया था कि लोगों के हाथ पैर नाड़ इतनी बुरी तरह तक काटी थी कि दिल्ली की गलियां सड़क नलियां में बिल्कुल खून ही खून चला था। यो युद्ध यो इनका काटारामा पूरे 5 घंटे तक चला था। 2 बजे जाके ना यो खत्म होया। 5 घंटे में बताया जाता है इतिहास के आंकड़ों के अनुसार कि दिल्ली के अंदर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है कि 1 लाख लोग मारे गए इन 5 घंटे के अंदर। और यो कत्लेआम रुका कुकर, और इतना कत्लेआम इतना खतरनाक था कि जो नादिर शाह की सेना थी वह महिलाओं के साथ भी बहुत गलत काम करने लग रही थी। तो हर एक इंसान, ज्यादातर ये भी हुआ था कि आपकी घर की बाण बेटियां ने खुद के हाथ मारने लगे थे कि भाई कभी इन दरिंदा का हाथ में नहीं लग जाओ, हमारे घर की इज्जत, तो खुद ही अपने हाथ आपकी बाण बेटी ने मार दे थे। कुछ महिलाएं खुद ही कुएं जोड़ में या कुआं में कूद के अपनी जान देने लग गई थी। इस तरह हर एक इंसान इन तर डरने लग गया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने आपके कुछ वजीर भेजे, 1-2 जो कि नंगे पांव गए, हाथ में रस्सियां बांध के ने और जाके न पड़ गए नादिर शाह के पैरा में और कहा कि जनाब इस कत्लेआम ना आप रोक दो, हम आप तो रिक्वेस्ट करा हाँ, विनती करा हाँ, अगर हमारे पर कोई गलती हुई है या आपकी कोई डिमांड है हम हर एक पूरी करने तैयार हाँ, बस आप इस कत्लेआम ना रोक दो।
2 बजे जाके ने मोहम्मद शाह अहमद शाह रंगीला अहमद शाह सॉरी 2 बजे जाके नादिर शाह ने यो कत्लेआम रोका और तब उसने आपकी तलवार थी जो मयान में डाली और फिर उसके सैनिक शांत पड़े। इनकी इन 2 घंटे का अगर आंकड़ा बताया जाए इतिहास के अनुसार कि 1 लाख लोग थे जो कि इस कत्लेआम में मारे गए, जो कि बिल्कुल निहत्थे और बेकसूर थे, उनकी कोई भी गलती नहीं थी। वो किसी भी राजपाट ते विलोम नहीं कराया करते, कोई सेना के वह हिस्सा नहीं थे, कोई राजा के वे खास बंदे नहीं थे, सिर्फ वो आम जनता थी, मैं और आपकी तरह। इतना जुल्म इन लोगों के पास में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला ने आपके वजीरत कहा कि ठीक है अब इसकी बात पूछ ली, वापिस जाने का के ले होगा। इसने उन्हें वापिस जाने खातिर नादिर शाह ने कहा कि मैंने दिल्ली की सारी धन दौलत चाहिए है, इससे सिवाय मैंने कुछ नहीं चाहता। मोहम्मद शाह रंगीला ने आपकी जो वजीर थे, जो अमीर थे, वे उनके 5 हिस्से करे, 5 गुट बनाए, 5 यानी कि ग्रुप बनाए और दिल्ली के अलग अलग कोने में भेज दिए। और जिस तरह हर एक आम जनता के पास हुआ करता, पैसे लगाने के तरीके अलग अलग हुआ करते। कोई आपकी दीवार में पैसा छुपा दिया करता, कोई फर्श के अंदर पैसा छुपा दिया करता, कोई छत में पैसा, अनाज में पैसा, इस तरह लोग हो दिया कर दे। क्योंकि उस टाइम पर कोई बैंक तो था नहीं कि एफडी बनवा देंगे या अकाउंट में जमा करवा देंगे, ऐसे लोग होने के तरीके थे। धन दौलत जेवरात अपने पैसा ये लोग हो दिया कर दे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा भाई जड़ा भी कौन कौन में पैसा नहीं दिल्ली की जनता के पास में निकाल के लेके आओ और इस नादिर शाह की झोली में डाल दो ताकि वो वापस चला जाए। मोहम्मद रंगीला ने यो काम सिर्फ जनता की हित में, जनता की जान बचाने खातिर कराया था। लेकिन इसकी गलत बात है क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का पास सॉरी हाँ मुगलों के पास में सेना की अगर बात करा आपे उस समय पे 3 लाख की सेना थी, 3 लाख की फौज थी मुगलों के पास में 1739 में। और नादिर शाह जब इनके पास में आया था, नादिर शाह ने मुगलों के ऊपर मात्र 70,000 की सेना के साथ में आक्रमण कराया था। देखो दिन रात का फैसला, कड़े 3 लाख और कड़े 70,000 की सेना के साथ में मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर नादिर शाह ने आक्रमण कराया था। और दिल्ली के अंदर इतना कत्लेआम मचा था कि हर एक इंसान की, सुनने वाले की भी रूह कांप उठी थी इस कत्लेआम को देख करके। मोहम्मद शाह रंगीला ने उड़ते दिल्ली तक इतना धन लूटा कि जब यो आपका देश में वापस गया, इसने आपकी जनता पे 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लिया। व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, सबको कर मुक्त कर दिया नादिर शाह ने। क्योंकि भारत के अंदर से ही अगर आप उन आंकड़े की बात करें जो इतिहास के अंदर बताया जाता है कि 70 करोड़ का नुकसान या 70 करोड़ की धनराशि आपके साथ लेके नादिर शाह भारत से गया था। नादिर शाह 50 लाख रुपया में वापस जाने खातिर तैयार था और मोहम्मद शाह रंगीला ने कह दी थी कोई ना जी, अगर आप 50 लाख की आपकी डिमांड है तो हम आपकी पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी शर्तें हैं कि हम किस्ता में पैसा दें, दिया भी किस्ता में कर दे। अगर यूं कि 50 लाख और क्यों बोरम घायल के लेकर पकड़ा दी लो जी 50 लाख, तो फिर और क्यों आपकी सेना बढ़ा लेगा, फिर इन्हीं के पीछे इन्हीं के ऊपर टूट पड़ेगा। कह देते कि पैसे किस्तों में दे जाते हैं, पहले 20 लाख दे दिए, जैसे बच गए 30 लाख वो देंगे आपने करनाल पार करे पास, करनाल नहीं कैश कहा भारत में तो निकलने के बाद या पंजाब पार करने के बाद 10 लाख देंगे, अफगानिस्तान पार करे बाद आप इन्हें फिर दे देंगे, फिर आप जब ईरान में पहुंच जाओगे 10 लाख आपके पास में फिर पहुंच जाएंगे। इस तरह से किस्तों में पैसा दिया जाता था और देने खातिर इन्होंने वादा कर लिया था। जो नादिर शाह 50 लाख रुपया में वापस जाने को तैयार था, एक उस बेवकूफ इंसान के वजह से दिल्ली के कितना जुल्म सहना पड़ गया था। शहादत खान, इस शहादत खान की एक बड़ी बेवकूफ़ी के कारण, इसकी गलत हरकतों के कारण दिल्ली ने इतना बड़ा कत्लेआम झेलना पड़ा था। इसकी सिर्फ और फिर दुश्मनी थी या जलन ईर्ष्या थी सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला थी, मुगलों से थी, आम जनता का इसमें कोई कसूर नहीं था। जब नादिर शाह सारा पैसा पूसा बटोर के जो 10,000 हाथी लेके गया, 10,000 घोड़े, 10,000 की ऊंटों की सेना आपके साथ लेके गया था, कोहिनूर हीरा लेके गया था, मयूर सिंहासन था जो बहुत ही तख्ते ताउस जिसने बोला कर दिया पूरे भारत के अंदर सबसे खूबसूरत तख्ते ताउस था, जो हीरे जवाहरात सोना चांदी था जड़ा हुआ था, वो अपने साथ लेके गया था नादिर शाह। और 30 करोड़ का कैश लेके गया था, बहुत सारे सोना चांदी लेके गया था, जिनकी टोटल रकम जो बताई जाए 7 करोड़ का समथिंग बताई जाती है। बग्गी बागी भर के बढ़िया फर्नीचर सब कुछ ले गया था दिल्ली का। दिल्ली उजाड़ दी थी, बिल्कुल खत्म कर दी थी इस मानस ने, सिर्फ और सिर्फ ईंटें वहां पे बची थी और कुछ नहीं था।
दिल्ली की जनता या मुगलों के सैनिक थे या खुद ना मोहम्मद शाह रंगीला था, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगर वे जनता आम मरी पड़ी है ना, उनकी लाशें भी उठाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। नादिर शाह ने जब घोड़ा को ऊपर तक आदेश दिया कि हाँ उठा लो, तो जब उन लोगों ने लाशें उठानी शुरू कर दी, किसी की हिम्मत नहीं थी पड़ी हुई लाशों के भी कोई उठा दे। बाहर का व्यक्ति यूं कह दे आप मुगल बाहर के यो भी बाहर का ही था, और इस नाके ने किसी का धर्म, किसी की जात, किसी का मजहब कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम मचाया। यो था लुटेरा। मुगलात यहाँ पे लुटेरे नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जितना कमाया है वो भारत के अंदर ही लगा दिया। आप पे पढ़ने लग रहे हैं शाहजहां है, शाहजहां पे पढ़ के आए, शाहजहां ने कितनी खूबसूरत इमारतें भारत को बना के दी हैं, जो आज भी टैक्स के रूप में कार्य करती हैं और भारत की डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन नादिर शाह जैसे लुटेरे ने भारत के अंदर इतना कत्लेआम मचाया था कि आम जनता ने भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो उर्तक चैप्टर क्लियर हो गया अपना, बाकी क्या ही बोले इसके बारे में। तो और इसके बाद तो फिर भारत के अंदर पूरी तरह से सनसनी फैल गई कि भारत में मुगल सल्तनत बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। अब मुगलों के अंदर कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं है जो इस विरासत ने संभाल सके। और इसका बाद मराठा में आ गया जुनून, और मराठों ने कहा कि हम संभालेंगे भाई भारत ने। यो था भाई मोहम्मद शाह रंगीला का रंगीलापन और नादिर शाह का कत्लेआम। और जाते जाते जब शहादत खान को बुलाया ना नादिर शाह ने कि भाई हाँ उस बंदे ने लेके आओ जिसने मेरे तक वो बताई थी कि दिल्ली के अंदर यो राज है, यो आपकी शर्म में इतना मर गया था यो इंसान कि नादिर शाह के सैनिक जब इसने बुलाने खातर गए थे सिर्फ, क्योंकि इसने भी तो 2 करोड़ देने का वादा कराया था कि आजा भाई 2 करोड़ मैं दिल्ली दूंगा, दिल्ली पे कब्जा कर। इसने 17 का तो मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब लुटे लिया था। उसके बाद सोचा भाई 2 करोड़ और ले आएंगे, शहादत खान ने कही थी। इसने सैनिक जब लेने गई तो इस बंदे ने जहर खा के आपकी जान दे दी। इसने जान इसलिए नहीं दी कि मैंने 2 करोड़ देने पड़ेंगे, इसने जान इसलिए दे दी कि मेरी उस गलती की वजह से आम जनता ने कितना खून बहाना पड़ा है। इस शर्म का मारे मर गया वो इंसान, और आपकी जान दे के न इस दुनिया तो चल बचा। इसने तो जाना था मरते मरते देख कितने लोगों ने, और 1 लाख लोगों को भी साथ ले डूबा, और आने वाला देश का भविष्य, देश का इतिहास ही बदल के चला गया सिर्फ और सिर्फ इसकी जलन और ईर्ष्या के कारण। इसलिए जो जिसके अंदर दिल के अंदर काला हुआ करे वो इंसान आपके साथ दूसरे ते भी मरवा दिया करे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला होगा, नादिर शाह होगा, नादिर शाह फिर आपका देश चुपचाप चलेगा, बाद में इसका कोई लेना देना और अपना तभी मतलब भी कौन था इसका, बाद में आना भारत पर कब्जा करना, भारत में आपका शासन करना, इसका कोई दूर दूर मतलब कौन था। इसका मतलब है सिर्फ मैंने लूटना है, मैं जाऊंगा, चोर था सिर्फ, यू लुटेरा था। भारत के अंदर सनसनी फैल गई कि भाई हाँ भारत में भी कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं है जो कि भारत ने संभाल सके और भारत पर राज कर सके। मराठा थे, मराठा ने जोर लगाना शुरू कर दिया, मराठा पे एक आस थी कि हाँ भारत ने मराठा ही संभाल सके हैं। लेकिन 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध अगर लिखा इसने, पानीपत का तृतीय युद्ध में 1761 अफगानिस्तान तक आया हुआ एक और भारत का ही व्यक्ति नादिर शाह ने मराठों के साथ में इतना ताबड़तोड़ पानीपत के अंदर युद्ध किया कि मराठों को बुरी तरह से हरा दिया। एक कौन था, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ थे मराठा। मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने कुछ धोखा करके, कुछ चालाकियां करके ने बुरी तरह से हरा दिया, और मराठाओं को इतनी बुरी तरह से हराया कि भारत के अंदर हर एक जनता के दिलो दिमाग में यह चीज बैठ गई थी कि भाई भारत के अंदर मुगलों का तो बेरा नहीं, राजा आगत कोई बनेगा कि नहीं बनेगा, शासन मुगल संभालेंगे कौन संभालेंगे। लेकिन यह बात श्योर है कि भारत ने मराठा नहीं संभाल सकते, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली तक भी बुरा हाल, दिल्ली की ही जैसा यूं कहे कि मराठा का हाल कर दिया था, और पानीपत में हरा रू के ने वापिस इनती वहीं साउथ में भेज दिया था, और यूं भी आपका देश वापस चला गया था। ये था अपना इतिहास, और इसके साथ में मुगला का खात्मा हो गया था। उसके बाद कुछ भी को ना, बस नाम मात्र था। और इन 2 मैन युद्धों के कारण, मैन तो सारे हैं, 1739 का करनाल के अंदर जो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह का बीच में था, और पानीपत की तीसरी लड़ाई
क्योंकि पहली तो अपन पढ़ी थी बाबर की हुई थी और इब्राहिम लोधी की और अकबर की और हेमू की हुई थी। तीसरी अगर बात करा अहमद शाह अब्दाली और मराठों की हुई थी 1761 में। इन दो युद्धों के बाद अंग्रेज जो कदे मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह थे जहांगीर के कदमा में पड़ के ना उसने व्यापार करने की इजाजत मांगी थी, आज वो ही अंग्रेज भारत के ऊपर राज करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में आप जानेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर कि किस तरह से भारत के जो जितने भी मुगल कवा, मराठा कवा या और भी पठान अफगान जितने थे सब के सब बिल्कुल पूरी तरह से अंग्रेजा का अधीन हो जाओगे और इस भारत के ऊपर अंग्रेज आपका झंडा लहराना शुरू कर देंगे। मुगल जो इतनी बड़ी सेना के मालिक हुआ कर इतना बड़ा देश पे राज कराया कर देंगे, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाओगे, बिल्कुल खत्म हो जाओगे। और मराठा जो इतने वीर मराठा होया कर दे इनका भी शासन बिल्कुल नाम मात्र ही रह जाएगा, बिल्कुल अंग्रेज का अधीन होकर चलेगा और सारा भारत ने अंग्रेज आपकी मुट्ठी में कर लेंगे। फिर भारत के अंदर तो लूट लूट के धन सारा विदेश, इंग्लैंड, लंदन सिर्फ वहां जाऊगा। अगर आपने सोचा कि मुगला ने बुरा हाल कराया भारत के अंदर, तो ईब आप अगली जो अपनी क्लासेस आऊंगी उनमें आप देखोगे, आगे इतिहास में पढ़ाएंगे आप कि विदेशी कौन हुए हैं और कुकर लुटेरे हुआ कर है। मुगला तो आप लुटेरे बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ईब आप पढ़ाएंगे लुटेरे का मतलब असली क्यों हुआ करे और इतिहास एक अलग मोड़ लेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।